नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम ऑफिस असिस्टेंट आईटी का कोड 626 सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है उनके लिए ये सहायक होगा। ऑफिस असिस्टेंट आईटी में कुल 170 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होता है और टोटल जो इसके मार्क्स होते हैं वो 85 होते हैं और समय सीमा रहती है इसकी 2 घंटे। ठीक है, तो आते हैं हम जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डेटा इनटू, कि जो कंप्यूटर का प्राथमिक लक्ष्य होता है वो डेटा को किस में कन्वर्ट करना होता है। तो जो डेटा होता है पहले उसको समझ लेते हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू एंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इट इज जनरली रेफर टू एज डेटा। मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन हम सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डेटा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे कोई लेटर लिखना है तो मैं क्या करूंगी, कीबोर्ड से उसको टाइप करूंगी। ठीक है, जब मैं कीबोर्ड से उस डेटा को टाइप करूंगी दैट मीन्स मैंने सिस्टम को क्या किया, डेटा दिया। दैट इज कॉल्ड इनपुट डेटा। आफ्टर प्रोसेसिंग सच एज फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग आउटपुट डेटा कैन अगेन बी प्रिसीव्ड एज इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि जब डेटा सीपीयू के अंदर जाता है तो उसका प्रोसेसिंग हो जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस करता है उसको और उसके बाद जो होती है वो आउटपुट को या तो मॉनिटर के ऊपर दिखाएगा या फिर वो हमें प्रिंटिंग के फॉर्म में हार्ड कॉपी दिखा सकता है। ठीक है, पेपर के ऊपर प्रिंट करके हमें दिखा सकता है, तो उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन। तो जो मेन मोटो होता है सिस्टम का वो डेटा को कन्वर्ट करना होता है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स। अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थी वो 1942 से लेकर 1955 के टाइम के बीच में जो सिस्टम बने थे दैट इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो साइज में बहुत लार्ज होते थे, मतलब कि एक रूम के बराबर एक कंप्यूटर होता था। ठीक है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। तो जो मेन कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था दैट इज कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब। तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इसकी बता रही है कि जो उस टाइम के कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े साइज के होते थे, बिगिन साइज, कंज्यूम्ड मोर पावर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम होती थी और जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती थी तो वो ओवर हीट भी हो जाते थे। और जो लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ की जाती थी दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर समझता है, सिर्फ कंप्यूटर ही उस चीज़ को समझता है, हम आप लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। वो 0 और 1 की फॉर्म में ही सारा डेटा लिखा गया होगा, कुछ भी लिखना होगा वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है। कि तो जब भी हम कभी सिस्टम को कुछ लिखते हैं इंग्लिश में तो वो कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। सिस्टम उसको समझता है, फिर उसके हिसाब से उसका प्रोसेसिंग करता है। हमें जब वो आंसर को मतलब आउटपुट को शो करने से पहले वो डेटा मशीन लैंग्वेज से फिर कन्वर्ट हो जाता है हमारी वाली लैंग्वेज के अंदर जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको हम समझते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 के बीच में आने वाले सिस्टम थे जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, जो बड़े साइज के होते थे, बहुत ज्यादा पावर लगती थी, ओवरहीट हो जाते थे और जिसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964 तक के बीच के जो सिस्टम थे उनको कहा जाता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज हुआ ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर देखो स्मॉल इन साइज था तो जब स्मॉल साइज का था तो नेचुरल कि वो कंप्यूटर के साइज भी छोटे हो गए। तो स्मॉलर कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के साइज जो हो गए स्मॉल हो गए। जनरेटेड लेस हीट, इसमें क्या होता था कि हीट भी जो जनरेट होती थी वो कम हो गई अब, और पावर भी जो कंज्यूम होती थी वो भी कम हो गई। और पंच कार्ड इसमें यूज होता था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो वो आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आ गए थे। और मशीन लैंग्वेज के साथ साथ अब जो सेकेंड लैंग्वेज यूज हुई वो असेंबली लैंग्वेज भी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आ चुकी थी।
तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, साइज सिस्टम के छोटे हो गए और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हुई, हीट भी कम हो गई, और इसमें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एज बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डेवलप हुए, और मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज होने स्टार्ट हो गई थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो 1964 से लेकर 1975 के बीच में जो सिस्टम बने थे, दैट इज कॉल्ड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसके अंदर लगे होते थे आईसी, जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जब ये कंपोनेंट ही छोटे हो गए तो सिस्टम का साइज भी क्या हो गया, स्मॉल, और स्पीड में हो गए फास्ट, मोर रिलायबल हो गए, और इसके अंदर जो थी वो पावर भी कैसी हो गई, कंज्यूम वेरी लेस, और हाई लेवल लैंग्वेजेस इस टाइम शुरू हो चुकी थी, जिनको हम मल्टी प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, जिसके लाइक जैसे सी प्लस हो गई, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग का जो इजाद था वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में शुरू हो चुका था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 से लेकर 1980 के बीच में जो सिस्टम बने, दैट इज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जो कि सीपीयू के मदरबोर्ड में लगाया होता है, जिसको कि हम प्रोसेसर बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सीपीयू भी बोल देते हैं फिर, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI। तो जब इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स आ गए तो सिस्टम का साइज क्या हो गया, छोटा, और स्पीड में हो गए फास्ट। माइक्रो कंप्यूटर सीरीज लाइक जैसे आपने IBM का नाम सुना होगा, एप्पल का नाम सुना होगा, वो डेवलप हुए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के टाइम में, और पोर्टेबिलिटी कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। तो क्वेश्चन हमारे से सीधा सा पूछा गया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मैंने आपको बताया मशीन लैंग्वेज, सेकंड कंप्यूटर में बताया मशीन के साथ असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में मैंने बताया आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस, दैट मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स जब हुई थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में तो बहुत सारी अदर एडवांस लैंग्वेजेस जो थी वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। तो जो आपका आंसर था वो था कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग थी स्टार्ट कब हुई थी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, क्योंकि फर्स्ट में तो मशीन थी, मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी, सेकेंड में मशीन के साथ असेंबली लैंग्वेज यूज हुई थी, और थर्ड में थी मल्टी प्रोग्रामिंग। थर्ड क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, इनमें कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है, लाइक ए लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप या कि वर्क स्टेशन। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं लाइक एज नोटबुक कंप्यूटर की बात की जाए तो ये क्या होता है नोटबुक, जैसे इसका आंसर जो था ना वो आंसर है इसका नोटबुक एक्चुअली। तो नोटबुक का कंप्यूटर होता क्या है, इज अ बैटरी और AC पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर जनरली स्मॉलर देन अ ब्रीफ केस दैट कैन इजिली बी ट्रांसपोर्टेड एंड कन्वीनियंटली यूज्ड इन अ टेम्पररी स्पेस such as on aeroplanes, in libraries, temporary office and at meeting। कहीं भी इनको ले जा सकते हैं। इनका जो साइज होता है ना वो ब्रीफ केस से भी छोटा बोला तो मीन्स कि लैपटॉप से भी छोटे होते हैं ये। अब लैपटॉप का साइज आपके सामने दिखा के रखा हुआ, जैसे कि लैपटॉप बड़ा होता है, ठीक है। नोटबुक क्या होती है, लाइक एज वो उससे हाफ होती है, उससे भी छोटी होती है, जिसको आप कैरी कर सकते हैं अपने पर्स के अंदर, लाइक एज लेडीज पर्स के अंदर, और छोटे बैग के अंदर कहीं भी कैरी किया जा सकता है, कॉलेज ले जा सकते हैं, लाइब्रेरी ले जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। और जो डेस्कटॉप सिस्टम होता है उसको आप एक जगह फिक्स कर देते हैं, फिर उसको आप बार बार उठाते नहीं है, कहीं ले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो वर्क स्टेशन होता है ना वहां पर बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं जिसमें मल्टीपल पर्सन कि मोर देन वन पर्सन काम कर सकते हैं मिलजुल के, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हुआ कि सबसे छोटा सिस्टम इसमें कौन सा हुआ, देखो लैपटॉप भी बड़ा है, और ये जो डेस्कटॉप होता है वो भी बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और वर्क स्टेशन तो नेचुरली इसको तो उठाया भी नहीं जा सकता है। तो ये नोटबुक, तो इसका आंसर जो था वो थी नोटबुक। नोटबुक छोटा कंप्यूटर होता है, छोटा लैपटॉप होता है, ठीक है। और जनरली फोर्थ क्वेश्चन है जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके। हम कौन सा माउस का बटन जो है वो ओके करने के लिए यूज करते हैं। अब हमारे माउस के अंदर जो होता है ना वो होते हैं बटन्स होते हैं तीन। तो तीन बटन होते हैं, जैसे कि लाइक एज एक लेफ्ट होता है, एक इसमें स्क्रॉल व्हील लगी होती है, और एक राइट बटन होता है। तो जो लेफ्ट बटन का यूज होता है सबसे ज्यादा यूज होता है लेफ्ट बटन, ये लेफ्ट बटन, ठीक है। ऑन अ माउस इज द डिफॉल्ट बटन यूज टू क्लिक
even OK, select, drag to highlight a word and or object and used as a pointer. कि कहीं भी अगर आपने पॉइंट आउट करना है, किसी चीज को ओके करना है, तो मैं क्या करूंगी, कहीं भी क्लिक किया तो वो चीज क्लिक हो जाएगा, ओके हो जाएगा. तो उसके लिए मैंने कौन सा बटन यूज किया, लेफ्ट क्लिक. लेफ्ट क्लिक जो होती है वो ओके, क्लिक, सिलेक्ट, ड्रैग और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है. स्क्रॉल व्हील क्यों यूज किया जाता है, जब आपने अप डाउन करना होता है, जैसे लाइक ऐसे ये कर रहे हैं, तो ये मैंने कौन सा बटन यूज किया, मैंने किया स्क्रॉल व्हील. और राइट बटन में प्रॉपर्टीज निकलती हैं जिस वर्क स्पेस में आप काम कर रहे होते हैं. लाइक जैसे देखो यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो इसमें खुल रहा है कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह वगैरह. तो ये राइट क्लिक से प्रॉपर्टीज खुलती हैं. तो सबसे ज्यादा यूज होता है वो लेफ्ट बटन का यूज होता है, और इसका राइट आंसर जो है वो है लेफ्ट बटन. जनरली विच बटन इज ऑफ द माउस इज यूज फॉर ओके, that is left button. Which device can understand difference between data and programs? कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि आपके डेटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस समझ सकती है? इनपुट डिवाइस या कि आउटपुट डिवाइस या कि मेमोरी या कि माइक्रो प्रोसेसर? तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इसका राइट आंसर है. लेकिन माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट that is used by a computer to do its work. मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि कंप्यूटर को सिखाता है कि कैसे काम करना है. ठीक है. इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीपीयू भी बोलते हैं, वो चीज है ये. ठीक है. ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स एंड डायोड्स दैट वर्क टुगेदर. मीन्स कि जो ये सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसके अंदर जो सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्मॉल छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं. ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, जो कि साथ मिलकर काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ, जैसे माइक्रो प्रोसेसर देखो आप, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी माइक्रो प्रोसेसर है. आप में से कई लोगों ने ये चीज सीपीयू के अंदर देखी होगी. तो इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि डिफरेंस कर सकता है डेटा और प्रोग्राम के बीच में. इनपुट डिवाइस नहीं करती है, आउटपुट डिवाइस का काम दिखाना होता है, और इनपुट डिवाइस का काम जो होता है वो डेटा को सिस्टम के अंदर भेजना होता है, मेमोरी का काम सेव करना होता है. जबकि डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सके वो है माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है. नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट का पार्ट क्या होता है? क्या फ्लॉपी डिस्क होता है, कि मॉनिटर होता है, या कि सीडी रोम होता है, या कि सीपीयू होता है? अब देखो सिस्टम यूनिट होती क्या है. तो सिस्टम यूनिट में मैं आपको बताती हूँ. ये हमारे पास देखो कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर है. कंप्यूटर किन किन चीज़ों को मिलाकर बना होता है? कंप्यूटर के लिए एक देखो आउटपुट डिवाइस आपको मैक्सिमम हम देखते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसको कहा जाता है. स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है. कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है. माउस जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है. लेकिन साथ में जो एक सीपीयू रखा होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट, ये है वो सिस्टम यूनिट. सीपीयू को क्या कहा जाता है? सिस्टम यूनिट. तो यहां पर ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट. तो सिस्टम यूनिट का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सीपीयू. क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे इसको हम सीपीयू भी बोलते हैं. जो ये दिख रहा है सिस्टम यूनिट, दैट इज कॉल्ड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. तो इसका राइट आंसर जो है वो है सीपीयू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज. मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक एक मतलब कि विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक पाथ कौन है जो जोड़ता है? तो इसमें लॉजिकल गेट है, सीरियल पोर्ट है, मॉडेम है, बस है. जिन्होंने बीसीए या कि पीजीडीसीए या कि एमसीए करके रखा है उनको तो ये चीज पता है. लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताती हूं. इलेक्ट्रॉनिक पाथ क्या होता है? ठीक है. एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड अ बस. मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो कि सिग्नल्स को भेजता है कंप्यूटर्स के पार्ट्स में एक जगह से दूसरी जगह, जिसको कहा जाता है बस. अ बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम
बस क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि कम्युनिकेट करता है, दैट ट्रांसफर द डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स और द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। मीन्स कि एक कंप्यूटर के अंदर भी अगर उसने डेटा को ट्रांसफर करना है, या कि मल्टीपल कंप्यूटर, वन कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप भेजते हैं, तो उसमें कौन सी चीज काम कर रही होती है? बस, इलेक्ट्रॉनिक पाथ, बस, ठीक है, उसको कहा जाता है बस। तो ये है, देखो ये सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, कंट्रोल बसेस लगे हैं, एड्रेस बस लगे हैं, डेटा बस लगे हैं, जो कि आपस में कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं और साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल होता है थ्रू बस। तो जो इसका राइट आंसर था वो है एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज कॉल्ड बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कॉमर्शियल पर्पज। अब ये पास्कल, कोबोल, बेसिक और फोर्ट्रैन, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस के टाइप्स हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि कौन सी ऐसी वाली लैंग्वेज है जो कि सबसे ज्यादा उपयुक्त समझी जा सकती है कॉमर्शियल वाणिज्य हेतु, मतलब क्यों कॉमर्शियल पर्पज के लिए। तो कोबोल को समझते हैं। कोबोल जो होती है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज मेनली फोकस्ड ऑन सॉल्विंग अ बिजनेस प्रॉब्लम। कोई भी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो ना, तो हम किसको यूज करते हैं? कोबोल को। जो कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको कहा जाता है। इट इज primarily used in company and government business, finance and administrative system। तो जितना भी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा कॉमर्शियल पर्पज से, हम किसी लैंग्वेज को यूज करना चाहेंगे तो दैट इज कॉल्ड कोबोल, क्योंकि इसका जो स्टैंड फॉर भी करता है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए ही यूज होती है। तो कोबोल जो है इसका राइट आंसर है। The smallest unit of computer memory is called बाइट, या कि बिट, या कि मेगाबाइट, या कि नन ऑफ दीज। तो जो सिस्टम की यूनिट्स होती है मेमोरी की, सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। अब जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बिट। बिट जो होता है वो सिंगल, जैसे कि आप देखो इतने सारे कंपोनेंट्स मैंने लिख के रखा ना, जैसे 1011 1010, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 8 डिजिट है। 8 डिजिट्स, 8 बिट्स को मिलाकर 1 बाइट बन जाता है। लेकिन अगर सिंगल की बात कहें तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 बिट। अगर मैं इसको बोलूं तो 1 बिट, ये इसको बोलूं 1 बिट। लेकिन कंबाइंड अगर मैं 8 बिट्स को ले रही हूं तो 8 बिट्स को मिलाकर बन जाता है 1 बाइट। मेमोरी में जब डेटा को स्टोर किया जाता है तब ये यूनिट्स यूज होती है। लाइक जैसे हमने अगर मान लो कि कोई चीज बेचनी होती है तो उसमें यूनिट्स होती है ना, कि जैसे कि केजी में है, लीटर में है, मीटर में है। तो वैसे ही सिस्टम में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो उसके लिए जो मेमोरी यूज होती है उसको हम किस में पेमाइज करते हैं? यूनिट्स में। तो वो यूनिट्स होती हैं बिट और बाइट और किलोबाइट, मेगाबाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक सिंगल अगर डिजिट्स की बात करें तो दैट इज कॉल्ड 1 बिट, और 8 बिट्स को मिलाकर जो है हमारे पास 1 बाइट बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से, किस में करता है कन्वर्ट? मशीन लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि सिस्टम जो है अब हम जो यूज करते हैं, हम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने कहा था ना कि जैसे हम यूएसए में जाएंगे तो वहां के लोग तो समझते हैं इंग्लिश, अब मुझे आती है हिंदी। तो मैं बीच में एक कैंडिडेट, एक ऐसा मेरा फ्रेंड है जो कि हिंदी भी समझता है और इंग्लिश भी समझता है। दैट मीन्स कि वो कंपाइलर का काम करेगा। जब मैं वहां यूएसए जाऊंगी, जब मैंने अपनी बात उन लोगों तक पहुंचानी है तो मैं उसको बताऊंगी, वो मेरी बात समझेगा, फिर वो ट्रांसलेट करके आगे उनको बता देगा इंग्लिश के अंदर। फिर इंग्लिश में वो उनका आंसर सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, फिर मुझे वो समझा देगा। तो वैसे ही सिस्टम में कंपाइलर लगा होता है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने लिखा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है सिस्टम को समझाने के लिए मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फिर हमारा सिस्टम उस मशीन लैंग्वेज को समझता है। फिर जब वो हमारे को आंसर करना होता है उसने, तो कंपाइलर फिर से उसको कन्वर्ट करके हमारे को हाई लेवल लैंग्वेज में आंसर बता देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS DOS द कमांड दैट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कमांड है जिससे कि हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं, CLS, या कि पूरा क्लियर लिखते हैं, या कि पूरा क्लियर स्क्रीन लिखते हैं, या कि वाइप लिखते हैं। तो जो डॉस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मेनली उस पे कमांड यूज होती है CLS। जैसे ही हम CLS टाइप करेंगे उस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो वो उस स्क्रीन को पूरी तरह से साफ कर देगा, ना कि हम वहां क्लियर स्क्रीन लिखेंगे क्या, CLS इज यूज्ड फॉर क्लियर स्क्रीन।